दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि 164 का बयान क्या होता है। 164 सीआरपीसी या उसके स्थान पर जो 183 बीएनएसएस आ गया है, और ऐसा बयान क्या दोबारा दिया जा सकता है? उस बयान को क्या आपके खिलाफ पढ़ा जा सकता है, या कब दिया जाता है 164 का बयान, और कौन व्यक्ति, कौन से मजिस्ट्रेट 164 का बयान या 183 का बयान लिखने के लिए सशक्त हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कब वो बयान दूषित हो जाता है, कब वो बयान देने वाले के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जानकारी में शायद नहीं है कुछ बातें, इसलिए आज मैंने उचित समझा कि आज इस संबंध में एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन से। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों धारा 164 सीआरपीसी का अर्थ है मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृतियों का लिखा जाना, माने रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। अब कन्फेशंस क्या होते हैं और स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसके लिए आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इस समय वर्तमान में जो संहिता आई है उसके स्थान पर उसको पढ़ना पड़ेगा। कन्फेशन का मतलब होता है संस्वीकृति, और संस्वीकृति का मतलब होता है जो आपके खिलाफ हो। अब उस बात को समझिए, जैसे ऐसी कोई बात आप एडमिट करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं जो बात आपके विरुद्ध हो। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हाँ साहब मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है, मैंने मर्डर किया है, या कोई अभियुक्त ऐसी बात कहता है कि हाँ हमने और इन लोगों ने मिलकर के इसको मार दिया है, तो वो एडमिशन पुलिस को लिखने का पावर नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है कि जब कोई इस तरीके का एडमिशन करता है, ऐसा एडमिशन जो उसी के खिलाफ हो, अपने ही खिलाफ बात कोई कह रहा है, तो पुलिस किसी मजिस्ट्रेट के पास, और वो मजिस्ट्रेट उस घटना वाले जिले के, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, के पास उस अभियुक्त व्यक्ति को लेकर जाती है, और ऐसा मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को यह बता करके कि आप जो संस्वीकृति कर रहे हैं वो करने के लिए आबद्ध नहीं है। ऐसा नहीं कि पुलिस आपको ले आई है तो आप कुछ अपने खिलाफ कह ही देंगे, ये बताते हुए और सावधान करते हुए कि ये भविष्य में आपके खिलाफ पढ़ी जा सकती है। आप शपथ पूर्वक जो कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं और लिखना प्रारंभ हो जाती है। तो वो व्यक्ति जो अपने खिलाफ कह रहा है, सोच समझ करके अगर उस बात को कहता है, और उसको, चूंकि अभी हम पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे, और उसको नोट कर लिया जाता है, और ऐसा मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को लिखने के बाद उस व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होते हैं, उसकी फोटो लगती है जिसका स्टेटमेंट हो रहा है, कन्फेशन हो रहा है, और सिग्नेचर होते हैं। उसको पूरा बताया जाता है, और उसको किस तरह बताया जाता है जो प्रोसीजर में है उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट द्वारा यह घोषणा की जाती है कि मैंने माने नाम डाला जाएगा उस व्यक्ति का। मैंने के बाद जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है, मैंने फला फला को यह समझा दिया है कि यह संस्वीकृति करने के लिए वह आबद्ध नहीं है। आबद्ध माने आपको जबरन आपके खिलाफ, चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, नहीं, जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। और यदि वह ऐसा करता है, आप संस्वीकृति करते हैं, तो कोई संस्वीकृति जो वो करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकेगी। जब आप बाद में कभी कहेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, तब वही डॉक्यूमेंट आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि वो विधि की दृष्टि में बिल्कुल सही होगा। और मुझे विश्वास है कि ये संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, ऐसा मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाता है, उसकी राय लिखी जाती है उसमें नीचे, और यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी हुई है। और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है
उसे ये पढ़कर सुना दी गई है और उसका सही होना उसने स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें लिखा है और मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख जाता है और ये दो प्रकार के लोगों का लिखा जा सकता है, आज पूरा डिटेल समझते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में या उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसीजर है, अगर वो आपका गड़बड़ हो गया तो पुनः आपका 164 सीआरपीसी भी लिखा जा सकता है, अगर वो प्रक्रिया गड़बड़ हो गई, जो प्रक्रिया दी हुई है। अब दोस्तों, उस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला तो यह है कि इसका जो हेड है, संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलिखित करना, ये वहां सीआरपीसी में धारा 164 थी और बीएनएसएस में ये धारा 183 है। इसका सब सेक्शन 1 है, उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट, इसमें ऐसा नहीं लिखा कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट जिसमें किसी अपराध के लिए किए जाने के बारे में सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई है, माने उस जिले में एफआईआर दर्ज हुई होनी चाहिए। दूसरे जिले के मजिस्ट्रेट 164 का बयान नहीं लिख सकते। ओके, चाहे उस मामले में अधिकारिता प्राप्त हो या ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा 164 का बयान लिखा जा रहा है उनको उस मामले को सुनने की अधिकारिता ही प्राप्त हो, आवश्यक नहीं है। जैसे मर्डर का मुकदमा है और कोई मान लीजिए न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जेएम फर्स्ट, उनको छोटा सा पावर है, 3 साल या 5 साल तक के मुकदमे वो देख सकते हैं, उसका जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन उस मर्डर के मुकदमे का भी 164 का स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए दिया, उनको अधिकारिता हो या ना हो। इस अध्याय के अधीन, अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व, ये 164 का स्टेटमेंट उस स्टेज में होता है जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या विचारण शुरू नहीं हुआ है। माने आरोप पत्र आपका अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ है, चार्जशीटेड मामला नहीं हुआ है। किसी समय उसके द्वारा की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है, परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। ये नया प्रोसीजर आ गया है। 164 माने 183 बीएनएसएस का जो बयान है वो ऐसे एक्यूज पर्सन के एडवोकेट्स की उपस्थिति में, और क्या दिया है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। माने एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस तरह से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो इस तरह से माने आपके वकील साहब के माध्यम से भी उनकी उपस्थिति में लिखा जा सकता है। परंतु किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। माने कोई पुलिस ऑफिसर्स, जैसे सर्किल ऑफिसर होते हैं, उनको आप मजिस्ट्रेट का दर्जा दे दिया गया है, छोटे छोटे मुकदमे जो प्रिवेंशन वगैरह के हैं उनको वो देखते हैं, उनके द्वारा कोई कन्फेशन नहीं लिखा जाएगा, ये रोक दिया गया है। दूसरा, मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को लिखने के लिए ये समझाएगा किसको, उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है, कि आप ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी। ये बात राइटिंग में भी आनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमने कई 164 के बयान ऐसे भी देखे हैं, बयान हो गया, कुछ नहीं लिखा, मैं फला फला ये शपथ कहती हूँ कि ऐसा ऐसा इस तरीके से हुआ था, नीचे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है, कई जगह हो जाता है, बहुत पहले की स्टेटमेंट है। अब इसमें ये बात भी है, मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्कृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति के प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण ना हो कि ये स्वेच्छा से की जा रही है, और उन प्रश्नों को उस संस्वीकृति, वो जो 164 का स्टेटमेंट है, उस पर वो बात लिखी जाएगी।
अगर ये प्रोसीजरल मिस्टेक है, वो नहीं लिखा गया है, तो आपका वो जो 164 का स्टेटमेंट है वो इन्फेक्चुअस हो जाएगा। आप इन फ्यूचर, अभी मैं कुछ रूलिंग और केस लॉ के बारे में भी चर्चा करूंगा, पुनः कह सकते हैं कि ये गलत है या इसको फिर पुनः रिकॉर्ड किया जाए। अगला है नंबर 3, संस्वीकृति। अब लिखित किए जाने वाले पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, जैसे पुलिस ने आपको तैयार किया वहां से लेकर के और मजिस्ट्रेट के पास लाई, और आप कन्फेशन करने के पहले कह देते हैं कि साहब हम कन्फेशन नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। फिर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पुलिस लाई थी, वापस पुलिस को नहीं दिया जाएगा। समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे थाने में पुलिस ने समझाया कि तुम एडमिशन कर लो, तुम कन्फेशन कर दो, तुमको छोड़ देंगे, छुड़ा लेंगे। तो जैसे ही पुलिस आपको लेके जाती है और आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं और आप ऐसा एडमिशन करने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि मैं कोई संस्वीकृति नहीं करूंगा, जैसे ही मजिस्ट्रेट सामने पहुंचते हैं, तो आपको वापस पुलिस को नहीं दिया जाएगा। ये भी इसी क्लास में है। चौथे नंबर पर है कि संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और 316 बीएनएसएस की उपबंधित रीत के आधार पर ही बयान दर्ज किया जाएगा। और उसमें भी पूरा दिया है कि कैसे, मैंने पहले ही बता दिया, उनको समझाया जाता है और उसको पूरा एंट्री किया जाता है। पांचवा है कि अगर संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन, यहां बहुत गौर से समझने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है कि आप कन्फेशन तो करने आते हैं, अपने खिलाफ भी कर रहे हैं, लेकिन और कोई साक्ष्य उसमें दे रहे हैं, कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कहीं और लागू होगी, तो ऐसा कोई कथन अभिलिखित करने के लिए इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीत में अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट की उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया गया है। मजिस्ट्रेट उनको वहां शपथ दिलाने के बाद ही वो लिखेंगे, माने ओथ लेने के बाद ही कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देगा। एक और नया यह है कि जो महिला संबंधित अपराध हैं जिनके बारे में चर्चा कर दूं, बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124, इन मामलों में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अपराध किया गया है और अपराध का किया जाना पुलिस अधिकारी को वो बताता है, तो ऐसे मामले में जहां तक साध्य हो, माने जहां तक हो सके, महिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में या महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही ऐसा अभिकथन रिकॉर्ड किया जाएगा या लिखा जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा। परंतु ऐसे अपराध से संबंधित मामले में जो 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्यु दंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मुकदमा है, ऐसा मामला है जिसमें फांसी की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट होना है जो कन्फेशन है, तो उसको भी लिखा जाएगा। और अगर कोई अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो दुभाषीय या विशेष शिक्षक के साथ ही उसको लिखा जाएगा। और अगर कोई बालक है, कोई ऐसा अस्थायी और स्थायी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसको विशेष शिक्षक की सहायता से या श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा। और एक और नियम है कि कोई ऐसा अगर मामला है जो स्थायी या मानसिक रूप से बिल्कुल कोई व्यक्ति दिव्यांग है, तो उसको भी उसका जो भी कथन होगा वो मुख्य परीक्षा के स्थान पर ये कथन समझा जाएगा। इस पर प्रति परीक्षा उस व्यक्ति से भविष्य में की जा सकेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा जो भी संस्वीकृति का जो कथन है अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसको इस मामले के जांच और विचारण की अधिकारिता प्राप्त होगी या जिसके द्वारा किया जाना है। तो दोस्तों, ये तो अब सेक्शन हो गया आपका 183 या उधर 164। अब बात आती है कि मान लेते हैं कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपका 164 का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल
हमारे जो प्रोसीजर हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति बन रही है। चूंकि आप एक बार वो कन्फेस कर चुके हैं तो उसको उससे वापस उसको नहीं ले सकते हैं आप। तब की क्या पोजीशन है? क्या दोबारा ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप दोबारा 164 का स्टेटमेंट दे सकते हैं? और कहीं कहीं होता भी है, आप कहना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ गया है। तो दोस्तों, आज मैं एक विशेष विधि आपको बताता हूं। यद्यपि हॉनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें वो तीसरी बार गए थे। एक बार 164 हुआ, फिर उनका दोबारा 164 हुआ, वो तीसरी बार फिर पहुंच गए, तो उन पर 20,000 रुपए कास्ट लगाई गई है और ये कहा गया कोई खेल नहीं है, बार बार नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार कोई प्रोसीजरल मिस्टेक है तो क्यों हो सकता है, इस पर मैं दो चीजें बताता हूं। एक तो ये केस है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। केस का नाम है श्रीमती मनोरमा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और ये मैटर आर्टिकल 227 से संबंधित है और 6848 ऑफ 2023 का है। इसमें और डिसीजन डेट जो है वो 16 डिसीजन अक्टूबर 16 से 18 2023 का है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 164 का बयान दूसरी बार रिकॉर्ड करने में कोई रोक नहीं है, लेकिन रीजन सही हो, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया। पर बिना वजह एप्लीकेशन बार बार देना उचित नहीं है, ये भी कहा गया। इसमें हुआ ये था कि इसमें जो पीड़िता थी उनका 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ था, फिर दूसरी बार भी बयान रिकॉर्ड हुआ, वो भी 164 का। मैं 161 की बात नहीं कर रहा हूं, 164 की बात कर रहा हूं। और इसमें तीसरी बार रिकॉर्ड करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाया गया था, तो वहां माननीय उच्च न्यायालय का कथन है कि 2 बार रिकॉर्ड हो जाना कोई कमी नहीं है, लेकिन तीसरी बार 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 एप्लीकेशन नहीं आ सकती, इसलिए इसमें उनको 20,000 रुपए कास्ट पर खारिज किया गया था। लेकिन मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक जजमेंट बताता हूं, जिसमें पुनः दूसरी बार 164 का बयान लिखे जाने के लिए हॉनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। उस केस का भी साइटेशन बताता हूं और उसको समझ लें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। मैं अभी हॉनरेबल हाई कोर्ट गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां वकील साहब से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा, तो उस टॉपिक पर मुझे लगा कि वीडियो ला देना चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया। एक केस है अर्चना वर्सेस यूटी यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एनोदर। काज लिस्ट है, सीआरएम नंबर है 206 ऑफ 2025। इसमें दोस्तों आर्डर में मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि नाम लेने से रोका गया है, कोई इस तरीके का मामला हो। इसमें क्या हुआ था, 164 सीआरपीसी के तहत एक बयान रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ऐसा कहा गया कि ये जो बयान है वो दोबारा रिकॉर्ड किया जाना प्रतिबंधित है, कानून में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पहली बार जो आपका बयान है वो परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हुआ या स्वैच्छिक और सही माहौल में नहीं हुआ, तो फिर से रिकॉर्ड किया जाना उचित माना जाएगा। और इस 164 में और 183 बीएनएसएस में कहीं ऐसा रोक नहीं है कि आपका पुनः नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि प्रोसीजर है और ये रेयर केसेस होते हैं, इसका जो रेफरेंस है वो मैं बता सकता हूं। और अर्चना वर्सेस यूनियन टेरिटोरी ऑफ J&K एंड एनोदर, ये हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ऑर्डर डेट है 17 मार्च 2025 की और साइटेशन है सीआरएम नंबर 206 ऑफ 2025। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि वैध रूप से ऐसा मानती हैं तो पुनः आपका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप बार बार बिना किसी कारण से नहीं ला सकते। और इसमें एक बार और माननीय उच्च न्यायालय ने, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूं ताकि आम लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें कहा गया कि बयान जो था वो स्वैच्छिक नहीं था, दबाव और अनिच्छा में दिया गया था। ऐसा बयान री रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। इस केस में सीधे सीधे यही कहा है। और दूसरी बार बयान दिए जाने का वाजिब कारण माने रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए,
जैसे पहली बार के बयान में दुरुपयोग है और दबाव है, इसके नए तथ्य सामने आए हैं। गवाह की स्वतंत्र इच्छा और इच्छा का अभाव है, ऐसी बात भी आई है। उसमें इन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, तो ऐसा आदेश हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई मामला बनता है तो आप इस केस की मदद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भविष्य में आपके काम आने वाला वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो इसको इस जगह तक पहुंचेंगे और ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। दोस्तों, मेरी जानकारी में जो भी बात आप लोगों के पास पहुंचाने योग्य आती है, मैं आप लोगों तक लाने का प्रयास करता हूं। और इस काम में अगर जैसे मैं कोई बात कहता हूं, कभी कभी लगता है लोगों को कि हो सकता है कुछ गलत कह दिया हो, तो अगर किसी व्यक्ति को मेरी किसी बात से कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं ऐसे व्यक्तियों से क्षमा प्रार्थी हूं कि हमारी बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का। अगर आप वादी हो सकते हैं किसी मुकदमे के, आप महिला हो सकती हैं, आप कहेंगे वकील साहब बता रहे हैं कि दोबारा 164 हो सकता है, हमारा केस खराब हो गया, या आप एक्यूज पर्सन हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं केवल इसलिए बता रहा हूं, कानून है, कानून की परिभाषा में कोई बात आती है। यद्यपि मैंने कोई ऑर्डर नहीं कराया है, लेकिन प्रोविजन है और हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।